ग्रुप 14 और ग्रुप 14 के इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, तो इसमें हम पढ़ेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड्स के बारे में, कार्बन डाइऑक्साइड्स के बारे में, सिलिकॉन्स के बारे में, सिलिका के बारे में और सिलिकेट्स के बारे में। तो सबसे पहला जो कंपाउंड है अपना वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखो, हम क्लास 7-8 से ही हम पढ़ते आ रहे हैं कि कार्बन को जब भी हम बर्न करते हैं तो कार्बन के ऑक्साइड्स बनते हैं। अब पहला ऑक्साइड जो होता है वो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरा ऑक्साइड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन मोनोऑक्साइड कब बनता है, तो जब हम सफिशियंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं देते हैं, मतलब हमने ऑक्सीजन को लिमिटेड अमाउंट में रखा है। तो जब हम लिमिटेड अमाउंट में लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर हम कार्बन को बर्न करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा। तो फर्स्ट मेथड वही लिखा हुआ है कि अगर हमने डायरेक्ट ऑक्सीडेशन किया किसका, कार्बन का, किसमें, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में और एयर में, हवा में क्या है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ही तो है, तो हमें क्या मिलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा। तो ये सबसे बेसिक मेथड है। बचपन में पढ़ते भी थे कि वुड, जो विलेजेस होते हैं वहाँ पे लोग वुड यूज करते हैं एज ए खाना पकाने के लिए यूज करते हैं। तो उसका एक लिमिटेशन क्या है, वहाँ के जो लेडीज़ लोगों में एक बहुत डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन मिलता है ब्लड में। उनका रीज़न क्या था कि कार्बन मोनोऑक्साइड्स वहाँ पे जलता है, जब लकड़ी को जलाते हैं तो हम लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में तो हमें कार्बन मोनोऑक्साइड्स मिलता है, जिसके कारण से प्रॉब्लम्स होते हैं जो वहाँ पे खाना बनाते हैं। दूसरा है स्मॉल स्केल पे लिखा हुआ है। तो स्मॉल स्केल पे लिखा हुआ है कि अगर हम फॉर्मिक एसिड को डिहाइड्रेट करें, ठीक है, फॉर्मिक एसिड को डिहाइड्रेट करें इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4, तो हमें क्या मिलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है। ये जो इक्वेशन है ये मोल कॉन्सेप्ट में यूज होता है। मोल कॉन्सेप्ट के जो क्वेश्चंस होंगे उसमें आपको ये यूज होगा कि फॉर्मिक एसिड को हम डिहाइड्रेट करें H2SO4 के प्रेजेंस में तो क्या मिलेगा, हमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिलेगा। ठीक है। तीसरा लिखा हुआ है ऑन कमर्शियल स्केल इट इज प्रिपेयर्ड बाय पासेज ऑफ स्टीम ओवर हॉट कोक, सॉरी नॉट केक, हॉट कोक। इसी रिएक्शन को हमने हाइड्रोजन में भी पढ़ा था। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, कोल गैसिफिकेशन बोलते हैं। कोल गैसिफिकेशन बोलते हैं कि कार्बन को अगर हम स्टीम के साथ रिएक्शन कराएं तो क्या मिलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, जिसको हम क्या बोलते हैं, वाटर गैस बोलते हैं, जो हमने हाइड्रोजन के प्रिपरेशन में पढ़ा था। अब यहाँ पे एक पॉइंट एनसीईआरटी और क्या बोलता है कि अगर किसी ने H2O की जगह पे एयर यूज किया तो क्या मिलेगा। तो देखो, कार्बन वाटर से भी ऑक्सीजन ले रहा है, एयर से भी ऑक्सीजन लेगा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड तो मिलेगा ही, लेकिन साथ में क्या मिलेगा, नाइट्रोजन वहां पे यूज नहीं हुआ तो वहां पे CO+N2 गैस मिलता है। कब मिलेगा, तो जब हम कार्बन को किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, एयर के साथ, तो हमें कार्बन प्लस नाइट्रोजन गैस मिलेगा, जिनको कंबाइंड फॉर्म में हम क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं। और प्रोड्यूसर गैस हो या वाटर गैस हो, दोनों ही एज ए फ्यूल यूज किया जाता है। ठीक है। अब आगे और क्या इंफॉर्मेशन अपने पास है। सो कार्बन मोनोऑक्साइड कलरलेस है, ऑर्डरलेस है और ऑलमोस्ट वाटर इनसॉल्युबल गैस है। अब देखो, हमें सबको पता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो पॉइजनस होता है अपने लिए। अगर हम किसी ऐसे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हो जहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड थोड़े सफिशिएंट अमाउंट में है तो ह्यूमंस का डेथ भी हो जाता है। तो अगर ये बताओ, किसी को ऑर्डर पता होता तो क्यों कोई कोई ऐसे जगह पे क्यों रुकेगा जहाँ पे वो कार्बन मोनोऑक्साइड सूंघ के मर जाए। तो ऑब्वियस सी बात है ना कि इसमें कोई सुगंध तो नहीं होगा, कोई इसमें स्मेल नहीं होगा, इसलिए क्या लिखा हुआ है, ऑर्डरलेस। तो ऐसे याद रखना, कार्बन मोनोऑक्साइड का अगर स्मेल पता होता तो कोई कार्बन मोनोऑक्साइड सूंघने के बाद मरता नहीं, भाग जाते लोग वहां से। कोई ऐसी जगह क्यों रुकेगा जहाँ पे पॉइजनस गैसेज हो। ठीक है। और कलरलेस है, कलर भी दिखाई नहीं देता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो चीज़ हमें पता नहीं चले वहीं पे आदमी रहने की कोशिश करेगा। तो अगर कलर दिखे या फिर कुछ स्मेल आता तो हम पहचान पाते, अगर ऐसा होता तो हम ऐसे ही पहचान लेते, तो फिर उस एटमॉस्फेयर में कोई नहीं टिकता। बाकी लिखा हुआ है एनसीईआरटी में और क्या कि ऑलमोस्ट वाटर इनसॉल्युबल गैस है, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड का वाटर में जो क्या बोल सकते हो, जो सॉल्युबिलिटी है बहुत कम है। इसका रीजन ये बोल सकते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड इससे कहीं ज़्यादा सॉल्युबल होता है। उसका रीजन है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एसिडिक ऑक्साइड है, और ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल ऑक्साइड है। ये मैंने आप लोगों को बताया था ऑक्साइड्स के लिए ग्रुप पी ब्लॉक में, जब मैंने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस बताए थे। नेक्स्ट इट इज ए पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट एंड रिड्यूसेस ऑलमोस्ट ऑल मेटल ऑक्साइड्स अदर देन दोज ऑफ एल्केली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स एंड एल्यूमिनियम। अब देखो, हमने मेटलर्जी चैप्टर्स में पढ़ते हैं इलिंगम डायग्राम। इलिंगम डायग्राम में हम कार्बन के बारे में पढ़ते हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड्स के बारे में पढ़ते हैं।
तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है, हाफ O2 के साथ रिएक्शन करके हमें क्या दे देता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है, मतलब ऑक्सीजन गैस रिएक्शन करता है। तो अगर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अगर कोई मेटल ऑक्साइड रिएक्शन करे तो क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा और साथ में क्या बन जाएगा, मेटल सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, एमओ का मतलब है मेटल ऑक्साइड। तो व्हेन कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और मेटल सॉलिड स्टेट में मिलता है। तो इस रिएक्शन के थ्रू हम मेटल ऑक्साइड्स को रिड्यूस करते हैं मेटालिक स्टेट में। तो ये एक बेसिक स्टेप है किसी भी मेटल के मेटलर्जी में कि हम उसके ऑक्साइड्स को हमेशा रिड्यूस करके क्रूड मेटल लेते हैं और इस जगह पे हमें क्या चाहिए, एक रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। तो कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे यूज होता है। सो कार्बन मोनोऑक्साइड इज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट फॉर रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड। नेक्स्ट पॉइंट है कि कार्बन मॉलिक्यूल जो है वो एक लिगेंड की तरह भी काम करता है। क्यों, बिकॉज कार्बन मोनोऑक्साइड्स के पास क्या है, लोन पेयर है। तो लोन पेयर है तो इसलिए ये लिगेंड की तरह काम करता है, इसलिए कॉम्प्लेक्स भी बनाता है। और हमने देखा भी था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड का काम करता है, बिकॉज कार्बन डोनर्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक लिगेंड है और एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड्स के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने पढ़ा कि लिमिटेड सप्लाई एयर में बनता है, स्मॉल स्केल पे डिहाइड्रेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड से बनता है, और स्टीम के साथ रिएक्शन करने पे कोल हमें देता है या एयर के साथ रिएक्शन करने पे हमें कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है। कार्बन डाइऑक्साइड ऑर्डरलेस है और कलरलेस है। सिंपल मेथड जो मैंने बात किया था कि कार्बन को अगर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में बर्न करोगे तो क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, और लिमिटेड में करोगे तो क्या मिलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा। और दूसरा मेथड क्या है यहाँ पे कि कभी भी किसी हाइड्रोकार्बन को अगर आपने कंबसन किया है तो आपको क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड तो मिलेगा, साथ में क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। तो पहला मेथड वही लिखा हुआ है कि कार्बन और ऑक्सीजन को हमने रिएक्ट कराया, मतलब कार्बन का कंबसन कर रहे हैं और सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में कर रहे हैं तो क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड मिला। और दूसरा हमने मीथेन को हमने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंबसन किया है तो हमें क्या मिला, CO2 गैस मिला और वाटर मिला। सो कार्बन के कंबसन से या हाइड्रोकार्बन के कंबसन से हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। दूसरा लेबोरेटरी मेथड है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि इसमें हम डाइल्यूट HCl को कैल्शियम कार्बोनेट पे रिएक्शन कराए तो हमें क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। देखो बेसिकली इसमें रिएक्शन क्या है कि Ca2+ है और यहाँ पे Cl- है, तो Ca2+ और Cl- दो Cl- मिलकर क्या बन गया, CaCl2 बना। और दूसरा क्या बचा यहाँ पे, CO3 और एसिड से क्या मिलेगा, H+। तो ये हमें क्या दे देगा, H2CO3, जिसको क्या बोलते हैं, बाइकार्बोनिक एसिड। एंड बाइकार्बोनिक एसिड इज बेसिकली CO2+ वाटर। तो यही इक्वेशन लिखा हुआ है कि कैल्शियम कार्बोनेट को HCl से रिएक्शन कराएंगे तो क्या मिलेगा, कैल्शियम क्लोराइड मिलेगा और CO2+ H2O मिलेगा, जो कि बेसिकली क्या है, बाइकार्बोनिक एसिड ही है। और कमर्शियल स्केल पे कैसे मिलता है, तो ऑब्टेन बाय हीटिंग लाइमस्टोन। लाइमस्टोन का मतलब हो गया कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस मिलता है। कभी भी आप एल्केली मेटल्स या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के कार्बोनेट्स को हीट करोगे तो आपको ऑक्साइड्स मिलेगा और क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। हाँ, वो अलग बात है कि सबका डिकम्पोजिशन टेम्परेचर अलग अलग होगा बेस्ड ऑन द स्टेबिलिटी। और यहाँ पे एक पॉइंट मैं ऐड कर देता हूँ कि कार्बोनेट्स को डाउन द ग्रुप जाते हैं तो स्टेबिलिटी क्या होता है, बढ़ता है। तो नीचे की तरफ जाओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर आपको देना पड़ेगा। और एल्केली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के कार्बोनेट्स को हीट करने की बात करो तो एल्केली मेटल्स वाले जो होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एल्केलाइन अर्थ मेटल्स कार्बोनेट, बिकॉज उनमें पोलराइजेशन ज़्यादा होता है। नेक्स्ट बात करते हैं विथ वाटर लो सोलिबिलिटी, इट फॉर्म्स कार्बोनिक एसिड। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड से इसका जो सोलिबिलिटी होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो CO2+ H2O क्या मिलता है, CO2+ H2O क्या मिला, बाई कार्बोनिक एसिड, अभी मैंने लिखा भी था। क्या मिला हमें, H2CO3 मिला। अब ये H2CO3 क्या कर सकता है, हमें HCO3- दे सकता है और साथ में H+ दे सकता है। और ये HCO3- फर्दर डिसोसिएट होकर क्या दे सकता है, CO3 दे सकता है और H+ दे सकता है। मतलब बाइकार्बोनिक एसिड जो है वो डाइप्रोटिक एसिड का काम करता है। तो 2 H+ रिलीज किया उसने, ठीक है। तो इस प्रोसेस में उसने क्या प्रोड्यूस किया, HCO3- एंड CO3 अब यहाँ पे एक पॉइंट क्या है कि H2CO3 और HCO3- क्या हो गया, तो कंजुगेट एसिड बेस हो गया। और HCO3- और CO3 भी क्या हो गया, कंजुगेट एसिड बेस हो गया। तो हम ऐसा बोल सकते हैं H2CO3 और HCO3- आपस में क्या बनाएगा, एक एसिडिक बफर बनाएगा। क्या बनाएगा,
एसिडिक बफर बनाएगा जिसका पीएच जो होता है अराउंड 7.4 के आसपास होता है, और ये वाला बफर सिस्टम ही हमारे ब्लड्स में मिलता है जो कि हमारे ब्लड के पीएच को कंट्रोल करता है। तो इस पैराग्राफ में हमने क्या क्या पढ़ा कि कैसे बनता है, तो लेबोरेटरी मेथड पढ़ा, और जो जनरल मेथड है वो पढ़ा, और कमर्शियल स्केल पढ़ा। बाकी वाटर में स्लाइटली सॉल्यूबल है जिसके कारण ये बाइकार्बोनिक एसिड बनाता है जो कि एक बफर सिस्टम क्रिएट करता है। किसके कारण? तो कंजुगेट एसिड बेस बनाने के कारण। बाकी जो बाइकार्बोनिक एसिड है वो डाइप्रोटिक एसिड है और वो ब्रोंस्टेड एसिड का एग्जाम्पल, बिकॉज ये H+ रिलीज करता है। नेक्स्ट है कि ये अल्केलीज के साथ, मतलब बेस के साथ या अल्केली मेटल्स के साथ ये रिएक्शन करके क्या देता है? मेटल कार्बोनेट देता है। जैसे आप सोडियम के साथ CO2 का रिएक्शन करो तो सोडियम कार्बोनेट मिल जाएगा, लिथियम के साथ करो तो क्या बनेगा? लिथियम कार्बोनेट मिलेगा। इस तरह के कुछ रिएक्शंस होंगे। नेक्स्ट, फ्रॉम एटमोस्फियर इट इज रिमूव फ्रॉम इट बाय द प्रोसेस नोन एज फोटोसिंथेसिस। अब देखो, सबको पता है ग्लोबल वार्मिंग उसके लिए रिस्पॉन्सिबल गैसेज में से एक ये भी है कि धीरे धीरे एटमोस्फियर में क्या हो रहा है? CO2 का परसेंटेज बढ़ते जा रहा है। जो नॉर्मल रेंज है वो 0.03% है बाई वॉल्यूम जो एटमॉस्फेयर में CO2 मिलता है, लेकिन ड्यू टू पॉल्यूशन धीरे धीरे ये CO2 का परसेंटेज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, जिसके कारण ज़्यादा टेम्परेचर में फील होता है। अब हम बोलते हैं, बार बार बोलते हैं कि ज़्यादा पेड़ पौधे मत काटो, ठीक है? तो उसका रीजन क्या है कि जो प्लांट्स होते हैं वो CO2 को फिक्स करते हैं, ठीक है? CO2 को क्या करते हैं? वो फिक्स करते हैं। फोटोसिंथेसिस में वो CO2 को यूज करते हैं, जिसके कारण एटमॉस्फेयर से CO2 के अमाउंट को वो कम कर देंगे। तो एटमॉस्फेयर से रिमूव कैसे होता है? तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू होता है। कौन रिमूव करता है इनको? तो इनको रिमूव करता है प्लांट्स, रिमूव करता है। नेक्स्ट है, एक और वर्ड आता है कि ड्राई आइस, ठीक है? अब ड्राई आइस से मतलब ये मत समझो सूखा हुआ बर्फ। बर्फ भाई सूखा नहीं होता, बर्फ बर्फ ही होता है। अब ये ड्राई आइस है। ड्राई आइस हम बोलते हैं सॉलिड CO2 को, और बेसिकली ये इसका एप्लीकेशन क्या है? तो ये रेफ्रिजरेशन में यूज होता है उन कंट्रीज में जहाँ पे अभी भी इलेक्ट्रिसिटी की स्कैर्सिटी है। नेक्स्ट है, इट इज यूज एज फायर एक्सटिंग्विशर। अब देखो, फायर एक्सटिंग्विशर हम देखते हैं बिल्डिंग्स में लगे होते हैं, अपने बिल्डिंग में भी लगा हुआ है, जो लाल वाला डब्बा है वो। तो देखो, फायर एक्सटिंग्विशर का मतलब क्या है? आग बुझाएगा। अब आग बुझाने का सिंपल सा तरीका है, जैसे हमने देखते हैं या सिखाया जाता है कि कहीं कहीं पे आग लगे, कुछ हो, तो उसको क्या कर दो? ऑक्सीजन कट ऑफ कर दो। क्या करते हैं हम? कंबल से घेर देते किसी चीज़ को, तो ऑक्सीजन का कट ऑफ होते ही कंबसन प्रोसेस क्या होगा? हॉल्ट हो जाएगा, रुक जाएगा। तो पहला काम तो ये है कि CO2 नॉन कंपोसिबल है, मतलब ये कंबसन को सपोर्ट नहीं करता है। दूसरा, CO2 का जो मोलर मास है वो 44 है और ऑक्सीजन का क्या है? 32 है। मतलब CO2 जो है वो ऑक्सीजन से हेवी है, मतलब इसका डिफ्यूजन क्या होगा? स्लो होगा। मतलब ये उतनी जल्दी नहीं भागेगा जितने जल्दी ऑक्सीजन भाग जाता है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ CO2 इज स्लोअर देन ऑक्सीजन, इसलिए ज़्यादा समय तक वहाँ पे सर्वाइव करता है और वहाँ से O2 के कंसंट्रेशन को क्या कर देता है? कम कर देता है। इसलिए ये फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है। तो 2 पॉइंट है, CO2 इज नॉन सपोर्टर ऑफ फायर, एंड दूसरा इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है? स्लो होता है। अब बात करते हैं CO2 के स्ट्रक्चर का। तो CO2 के स्ट्रक्चर में कुछ हमें ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है। यहाँ पे कार्बन जो होता है वो sp हाइब्रिडाइज्ड है, और sp हाइब्रिडाइज का मतलब इसके पास 2 पाई बॉन्ड है। तो इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में क्या बॉन्ड होगा? p पाई बॉन्ड होगा, और इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में भी क्या होगा? p पाई बॉन्ड होगा। वो अलग बात है, दोनों के जगह पे p अलग अलग यूज होगा। अगर इस ऑक्सीजन के साथ वो px यूज करेगा तो इसके साथ उसको py या pvz यूज करना पड़ेगा, डिपेंडिंग ऑन द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या है। जो सिग्मा में यूज हो गया तो वो तो हो ही गया। जो बचा p, अब sp बोल रहा है मतलब 2 p उसके पास बचा हुआ। अब यो px py में से कोई 2 में से 3 में से कोई 2 होगा। तो अगर इसके साथ वो py यूज कर सकता है, इसके साथ क्या यूज करना पड़ेगा? जो उसका पास बच जाएगा। तो यहाँ पे यही पॉइंट लिखा हुआ है, sp हाइब्रिडाइजेशन है, p पाई बॉन्डिंग है और sp पाई बॉन्डिंग है। तो sp पाई बॉन्डिंग का मतलब क्या हुआ? तो जो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है उसमें कार्बन क्या यूज करेगा? sp, और ऑक्सीजन क्या करेगा? p, ठीक है? और जो पाई बॉन्ड है उसमें कौन यूज करेगा? तो कार्बन यूज करेगा p, और ऑक्सीजन भी क्या यूज करेगा? p ऑर्बिटल। बाकी उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करने का मतलब है कि देखो, यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो अगर एक बॉन्ड तोड़ दिया जाए तो यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर क्रिएट होगा? तो यहाँ पे हम ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा और इस कार्बन पे क्या आएगा? पॉजिटिव। तो इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो ये क्या करेगा? डोनेट करेगा। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या दिखता मिल रहा है? हमें ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिल रहा है, जिसमें ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है और इस ऑक्सीजन पे क्या हो गया? निगेटिव आया। इसके उल्टे अगर सपोज मैं यहाँ पे ऐसा बोलूँ
कि ये वाला ऐसे टूट रहा है और इसके पास भी तो लोन पेयर है, तो ये भी डोनेट करेगा। तो इसके कारण क्या स्ट्रक्चर क्रिएट होगा, तो इस ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज आएगा और इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनेगा और इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ किसके हैं, CO2 का है। अब देखो जो ग्रुप 14 का नेक्स्ट कंपाउंड है वो है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, दैट इज SiO2, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिलिका भी बोलते हैं। सो सिलिकॉन डाइऑक्साइड कॉमनली नोन एज सिलिका, सिलिका इसका दूसरा नेम है और ये क्रिस्टलाइन कंपाउंड है। तो बहुत सारे इसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स मिलते हैं जिनका अलग अलग नाम है, क्वार्ट्ज, क्रिस्टोबेलाइट, ट्राइडेमाइट, ये सब NCERT के एग्जाम्पल्स हैं। एंड दीज आर द डिफरेंट क्रिस्टोग्राफिक, मतलब डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स हैं किसका, सिलिका का। अब ये है तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में, लेकिन होता ये कोवेलेंट कंपाउंड है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क सॉलिड बोलते हैं। जैसे कि डायमंड और ग्रेफाइट है कि कंपाउंड कोवेलेंट है लेकिन जो स्ट्रक्चर मिलता है वो क्या मिलता है, क्रिस्टलाइन मिलता है। तो वैसे ही सिलिका भी कंपाउंड कोवेलेंट है लेकिन स्ट्रक्चर क्या मिलेगा, हमें क्रिस्टलाइन मिलेगा। अब देखो जो सिलिका है मतलब सिलिकॉन का कंपाउंड है और ये कार्बन की तरह ही है, कार्बन फैमिली का ही सेकंड मेंबर है। तो जैसे कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, सिलिका भी क्या बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा। अब यहाँ पे पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज ए कोवेलेंट 3 डायमेंशनल नेटवर्क, मतलब 3D स्ट्रक्चर है इन विच इच सिलिकॉन एटम इज कोवेलेंटली बॉन्डेड टू ए टेट्राहेड्रल मैनर टू 4 ऑक्सीजन एटम। जब मैंने क्या बोला कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो सिलिका भी कितना बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड ही बनाएगा और चारों बॉन्ड किसके साथ बनाएगा, तो ऑक्सीजन के साथ बनाएगा। अब आपका कैपेसिटी है 4 बॉन्ड बनाने का और चारों बॉन्ड्स आप बना रहे हो 4 अलग अलग एटम के साथ, ऑब्वियस सी बात है क्या बनाओगे आप, सिंगल बॉन्ड ही बनाओगे ना। आपका कैपेसिटी 4 का है और आपको 4 एटम से कनेक्ट होना है, मतलब आपको 4 सिग्मा बॉन्ड ही बनाना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे देख लो, ये इसका एक रिपीटिंग यूनिट है SiO4, एक सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन से कनेक्टेड है और चारों ही किसके थ्रू कनेक्टेड है, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि सिलिका डाइऑक्साइड, सिलिका जो है वो कोवेलेंट कंपाउंड है लेकिन क्रिस्टलाइन फॉर्म में मिलता है, इसलिए इसका स्ट्रक्चर क्या है, 3D है। अब नेक्स्ट, अब each silicon atom is covalently bonded to tetrahedral manner, मतलब यहाँ पे जो भी सिलिकॉन एटम है उसका हाइब्रिडेशन क्या मिलेगा हमें, sp3 मिलेगा और शेप क्या मिलेगा हमें, तो टेट्राहेड्रल मिलेगा। ठीक है, तो नॉर्मल बात है, 4 बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होगा तो sp3 टेट्राहेड्रल ही होगा। अब यहाँ पे पॉइंट क्या है कि सिलिका जो होता है वो ऑलमोस्ट नॉन रिएक्टिव होता है। अब उसका रीजन क्या है, जो सिलिका और ऑक्सीजन बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ठीक है, तो एसिड्स, बेस, वाटर, मॉइस्चर, इन सबके साथ वो क्या होता है, रिएक्शन नहीं करता है। अब NCERT बोलता है लेकिन 2 चीजों के साथ रिएक्शन करता है, HF के साथ रिएक्शन करता है और NaOH के साथ रिएक्शन करता है। NaOH के साथ करके Na2SiO3 बनाता है और HF के साथ रिएक्शन करके सिलिकॉन फ्लोराइड बनाता है। तो एसिड और बेसिस में NaOH और HF ही सिलिका से रिएक्ट करते हैं, बाकी लोग रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, अब देखो जो नेक्स्ट कंपाउंड सिलिकॉन का है वो क्या है, सिलिकॉन्स। इसको हम ऑर्गेनोसिलिकॉन्स पॉलीमर भी बोलते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब क्या होगा, कार्बन है। कार्बन कहाँ से आया, मतलब अल्काइल ग्रुप से आया, तो इसमें हमें अल्काइल ग्रुप भी मिलेगा और इसका रिपीटिंग यूनिट क्या है, R2SiO। तो कुछ इस तरीके का रिपीटिंग यूनिट होगा। ये एक स्पेशल केस दिखलाया गया है, बाकी इसमें R ग्रुप के नंबर चेंज भी हो सकता है लेकिन एक जनरल केस नहीं है, ये स्पेशल केस दिखलाया गया है। तो कुछ इस तरह का रिपीटिंग यूनिट देखने को मिलेगा। बाकी इस तरह से मोनोमरिक यूनिट क्या होते हैं, रिपीटेड होते हैं। अब इसको बनाने का स्टार्टिंग मटेरियल क्या है, अगर सिलिकॉन्स किसी को बनाना है तो कैसे जनरल तरीका दिखाते हैं कि RnSiCl4-N, मतलब स्टार्टिंग मटेरियल जो है R हो सकता है, RSiCl3 हो सकता है, या अगर N का वैल्यू 2 है तो R2SiCl2 हो सकता है, या यहाँ पे ऐसा हो सकता है R3SiCl हो सकता है, या यहाँ पे ऐसा हो सकता है, नहीं R4 पॉसिबल नहीं है, R3SiCl तक ही रहेगा। अब इसको एक जनरल तरीका कैसे है, ये स्टार्टिंग मटेरियल कैसे है, तो इस मेथड का देखो कि मिथाइल क्लोराइड को सिलिकॉन के साथ कॉपर कैटलिस्ट के साथ रिएक्शन कराया गया तो क्या मिला, CH32SiCl2 मिला। अब देखो यहाँ पे एक ये स्पेशल केस बताया गया, जनरल केस का मतलब है ये। अब ये स्पेशल केस है, मतलब 2 R ग्रुप है, बाकी आप किसी एक R ग्रुप और 3 R ग्रुप के साथ भी कर सकते हो। अब मैं इस प्रोसेस को रिपीट कैसे करते देखो, CH3Cl को पहले किस में कन्वर्ट किया, CH3 होल टू
SiCl2 में किया, किसके साथ रिएक्शन करके, सिलिकॉन, किसके प्रेजेंस में, तो कॉपर कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। अब देखो इसको अगर मैं हाइड्रोलिसिस करूंगा तो याद करो अल्काइल हैलाइड को अगर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या मिलता है, अल्कोहल मिलता है। तो यहाँ पे अगर वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस कराया है तो क्या बनेगा, CH3 Si, और जितने क्लोरीन है उतने क्या आ गए, OH आ गए। अब ये मॉलिक्यूल देखो, इसके पास कितना OH है, 2 OH है, इस वाले के पास भी कितना OH है, 2 OH है। दोनों ने आपस में कॉम्बिनेशन किया और आपस में इन्होंने यहाँ पे एक वाटर का लॉस किया, यहाँ पे एक वाटर का लॉस किया, तो सब कुछ वैसा ही रहा। मतलब आपके जितने भी OH है वो वाटर में कन्वर्ट होंगे, तो 2 OH मिलकर वाटर बन रहा है, मतलब एक ऑक्सीजन बचेगा। तो देख लो 2 के बीच में एक ऑक्सीजन बच गया। तो इस तरह से सारे स्ट्रक्चर कनेक्ट हो रहे हैं। अब अगर ये CH3 SiCl3 नहीं होता, मान लो यहाँ पे ऐसा हो जाता कि अपने पास क्या है, CH3 SiCl, मैं इस एग्जाम्पल की बात कर लेता हूँ। तो अगर यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या मिलता है हमें, CH3 Si, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH। अब मान लो अगर ऐसा एक मॉलिक्यूल और आ गया, यहाँ से भी एक OH आया, Si CH3 तो दोनों के बीच से OH निकल गया, मतलब वाटर निकल गया। अब यहाँ से वाटर का लॉस हुआ तो क्या मिलेगा, CH3 SiOH। तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर मिलता है। तो यहाँ पे आपको एक स्पेशल केस दिखलाया गया है कि 2 क्लोरीन वाला है, बाकी आप 1 क्लोरीन 3 क्लोरीन के साथ भी कर सकते हो। अगर यहाँ पे कोई बोलता अगर 1 क्लोरीन होता तो क्या होता, तो ये दिखाया 1 क्लोरीन। अगर 3 क्लोरीन होगा तो उसमें क्रॉस लिंकिंग भी हो जाएगा, मतलब एक OH अपने राइट वाले से करेगा, एक OH अपने लेफ्ट वाले से करेगा, और एक OH जो होगा अपने ऊपर वाले से करेगा। तो 3 OH आपको 3 जगह से बॉन्ड बनाएगा, तो आप क्रॉस लिंकिंग कर सकते हो। तो ये सब स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, सिलिकॉन से। तो स्टार्टिंग मटेरियल क्या है आपका, इस तरह का स्टार्टिंग मटेरियल मिलेगा। और इसको बनाने के लिए हम अल्काइल हैलाइड को सिलिकॉन के साथ रिएक्शन कराते हैं। CH3Cl की जगह कुछ और RCl होता तो R आ जाता। अब यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ने पे क्या लिखा हुआ है कि व्हेन मिथाइल क्लोराइड रिएक्ट विद सिलिकॉन इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर कैटलिस्ट एट टेम्परेचर 573 केल्विन, वेरियस टाइप ऑफ मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड क्लोरोसाइलेन, मतलब इसकी बात कर रहा हूं मैं, इसको बोलते हैं क्लोरोसाइलेन। क्लोरोसाइलेन जैसे कार्बन के साथ होता तो क्या बोलते हैं हम, हेलो अल्केन। तो वैसे यहाँ पे क्या है, क्लोरोसाइलेन मतलब सिलिकॉन के कंपाउंड्स है। हाइड्रोलिसिस फॉलोड बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन यील्ड्स पॉलीमर। तो पहले हम हाइड्रोलिसिस करके क्लोरीन को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, OH में। फिर उसको ये क्या कर रहे हैं, वाटर जो निकाल रहे हैं, मतलब एक कंडेंसेशन है, और फिर पॉलीमराइजेशन हो रहा है, तो हमें क्या मिल रहा है, हमें पॉलीमर्स मिल रहा है। तो ये सेकेंड कंपाउंड था। और सिलिकॉन्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और हीट से और एसिड से इन सबसे बहुत सेंसिटिव नहीं होते हैं, मतलब एक कोटिंग मटेरियल के फॉर्म में इंसुलेट करने के लिए, इन सब के लिए हम इसको यूज करते हैं। जो नेक्स्ट कंपाउंड अपने पास है सिलिकेट्स। अब सिलिकेट्स का जो बेसिक स्ट्रक्चर वो है क्या है, SiO4 मतलब एक सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, और इन चारों ऑक्सीजन के पास क्या है, तो एक एक निगेटिव चार्ज है। ठीक है। अब देखो इस सिलिकॉन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3, मतलब ये किसके फॉर्म में मिलेगा, तो हमें ये टेट्राहेड्रल के फॉर्म में मिलेगा। अब ये जो टेट्राहेड्रल के फॉर्म मिला तो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है कि यहाँ जो ये डॉट दिख रहा है वो सिलिकॉन है, और जो सर्कल दिख रहा है वो कौन है, ऑक्सीजन है, और हर ऑक्सीजन के पास क्या है, निगेटिव चार्ज है। अब ये सिलिकेट्स जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, या आपस में कनेक्ट करके भी कर सकते हैं, मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड शेयर कर सकते हैं। तो इन सिलिकेट्स आइदर द डिस्क्रीट यूनिट इज प्रेजेंट और नंबर ऑफ सच यूनिट्स आर ज्वाइन टुगेदर बाई कॉर्नर्स बाई शेयरिंग 1 2 3 और 4। अब जितने का जरूरत है उतने ऑक्सीजन का क्या कर लेंगे, शेयरिंग कर लेंगे। जैसे ये स्ट्रक्चर देख लो, इसमें कोई शेयरिंग नहीं है, मतलब ये डिस्क्रीट यूनिट है। इस वाले केस में देख लो, यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर्स के बीच में 2 स्ट्रक्चर्स हैं ये, और इनके बीच में ये कॉमन है, मतलब एक ऑक्सीजन एटम को इसने क्या किया है, शेयर किया है। तो इनको बोलते हैं डबल आइलैंड सिलिकेट्स, फ्लोरो सिलिकेट्स। आप नेम यहाँ से देख लो, सबका लिखा हुआ है। नेम उतने का नहीं है, लेकिन ये है कि स्ट्रक्चर्स देख लो, जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए है। अभी तक नीट में ऐसे क्वेश्चंस तो नहीं आते हैं, लेकिन हम देख लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट अपने पास है जियोलाइट्स। बाकी यहाँ पे एक पॉइंट और थे कि यहाँ पे अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना हो तो साइक्लिक भी बन सकता है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यूनिट्स के बीच में हमें जैसे एक का जो है वो 2 कॉर्नर शेयर करना पड़ेगा, मतलब ऐसा ही यूनिट है कि यहाँ पे आएगा, फिर एक ऐसा आएगा, कुछ ऐसा आएगा, और कुछ इस तरह का होगा। हम साइक्लिक भी बना सकते हैं और लीनियर भी बना सकते हैं हम
तो डिपेंड करता है आप कितना ऑक्सीजन शेयर करना चाहते हो, उसके बेसिस पर अलग अलग स्ट्रक्चर्स भी बन सकता है। नेक्स्ट अपने पास है कंपाउंड जियोलाइट्स। इसका हमने पढ़ा था कहाँ पे, इसको हमने पढ़ा था फॉर रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। तो वहाँ पे मैंने बोला था ये दीज आर सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट्स, ठीक है। अब देखो ये एल्यूमिनियम सिलिकेट्स है, मतलब एल्यूमिनियम और सिलिकॉन के कंपाउंड्स है। अब इसमें हम क्या करेंगे, कुछ सोडियम डालेंगे। सोडियम कहाँ से आएगा, तो देखो एल के पास 3+ चार्ज है, ठीक है, एल के पास 3+ चार्ज है। अब सिलिकॉन जो है वो ऑक्सीजन के साथ कहाँ पे होगा, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। तो अगर एल्युमिनियम को हम सिलिकॉन के जगह पे प्लेस करें तो Si के पास +4 है, एल्युमिनियम के पास +3 है, मतलब क्या क्रिएट होगा, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज वहां पे कमी हो जाएगा। मतलब एक सिलिकॉन एटम को हटाया मतलब +4 हटाया, उसके जगह पे एक एल्युमिनियम को डाला मतलब +3 डाला। तो आपने +4 को हटा रहे हो, +3 को डाल रहे हो, मतलब 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज तो कम हो रहा है। तो 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज कम होने का मतलब है पर एल्यूमिनियम एटम 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज उस सिलिकेट्स पे आएगा। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ एल्यूमिनियम एटम रिप्लेसेस फ्यू सिलिकॉन एटम्स इन 3 डायमेंशनल नेटवर्क ऑफ सिलिकॉन ऑक्साइड, तो वहां पे क्या चार्ज आएगा, तो नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। और इस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए कौन आ जाएगा, तो हमें Na+ डालना पड़ेगा, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट्स बोलते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सिलिकेट्स था, उसमें हमने एल्यूमिनियम को ऐड किया तो एल्यूमिनियम सिलिकेट्स बना। एल्यूमिनियम सिलिकेट्स के पास नेगेटिव चार्ज है और उस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए हमें क्या ऐड करना पड़ा, सोडियम ऐड करना पड़ा, इसलिए वो क्या बन गया था, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट्स बना था। अब इसका यूज कहाँ है, तो ये आयन एक्सचेंज के फॉर्म में, आयन एक्सचेंजर्स में यूज होता है फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, जहाँ पे हम कैल्शियम और मैग्नीशियम को Na+ से क्या करते थे, रिप्लेस करते थे। दूसरा एक स्पेसिफिक एग्जांपल दिया गया है कि ZnSm5, ये जो आपका जियोलाइट्स है, ये पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में यूज होता है और क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स के या आइसोमराइजेशन के फॉर्म में यूज होता है। तो इस रिएजेंट का, इस कैटलिस्ट का नाम हमें याद रखना पड़ेगा, ZsM5 कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, तो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में यूज हो रहा है। क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन का मतलब है कि हम हाइड्रोकार्बन को तोड़ रहे हैं, छोटे छोटे हाइड्रोकार्बन में ब्रेक करेंगे, या फिर हम आइसोमराइजेशन कर रहे हैं, जैसे हम ऑर्गेनिक में पढ़ते थे ना कि नॉर्मल अल्केन को हम ब्रांच अल्केन में कन्वर्ट कर सकते हैं, वैसे कुछ रिएक्शंस में ये यूज होगा। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है अपने सिलेबस के हिसाब से कहाँ पे है, सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर में। कौन सा हार्डनेस, तो परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने में, टेम्पोररी के लिए नहीं है, ये परमानेंट के लिए है, जिसमें हम Ca2+ और Mg2+ को हटाना चाहते हैं, किसके साथ एक्सचेंज करके, Na+। कहाँ से आएगा, तो एल्युमिनियम के आने के कारण जो नेगेटिव चार्ज है उसको बैलेंस करने के लिए होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड थे।